हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंसेंटिव क्लासेस। आज का हमारा टॉपिक है मौर्योत्तर काल। ओके गाइस, इससे पहले का जो हमारा टॉपिक था उसमें हम लोगों ने अशोक के अभिलेखों के बारे में पढ़ा था। अशोक के अभिलेखों से पहले हम लोगों ने अशोक के ही परिचय के बारे में पढ़ा था, अशोक का प्रारंभिक जीवन कैसा था, इन सब के बारे में पढ़ा था। उसी वीडियो में मैंने आपको ये भी बताया था कि जो मौर्य काल का जो अंतिम राजा होता है उसका नाम होता है बृहद्रथ। और बृहद्रथ की हत्या किसने की होती है? उसी के एक मंत्री जिसका नाम होता है पुष्यभूति शुंग। ठीक है गाइस, उसने ही मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या कर दी होती है और वही आगे चल के शुंग वंश कहलाता है। तो देख लीजिए मौर्योत्तर काल के अंदर क्या हम लोग पढ़ेंगे, शुंग वंश के बारे में पढ़ेंगे, जिसका टाइम पीरियड है 185 से लेके 149 BC तक का। ओके गाइस, तो बात करेंगे जब हम लोग सबसे पहले मौर्य साम्राज्य के पतन के बारे में। तो गाइस, जो मौर्य साम्राज्य का अंतिम शासक होता है उसका नाम होता है बृहद्रथ। ठीक है गाइस, बृहद्रथ की हत्या उसी के एक सेनापति जिसका नाम था पुष्यभूति शुंग, उसने कर दी होती है। ठीक है गाइस, तो पुष्यभूति शुंग कौन होता है गाइस? सबसे पहले यहाँ पर बात करेंगे तो जो पुष्यभूति शुंग होता है वो ब्राह्मण जाति का एक सेनापति होता है। ठीक है गाइस, और ये जो शुंग लोग होते हैं ये निवासी कहाँ के होते हैं? ये उज्जैन के निवासी होते हैं। ठीक है, जो सबसे पहले जब पुष्यभूति शुंग ये किसकी हत्या करता है? बृहद्रथ की हत्या करता है। तो जो राजा होता है बृहद्रथ, ये राजा तो मौर्य साम्राज्य की हम लोग बात कर रहे हैं, तो ये पुष्यभूति शुंग जो है वहीं का मगध का ही सेनापति होता है। और मगध की राजधानी क्या होती है? पाटलिपुत्र। तो जो मध्य भाग होता है पूरे मौर्य साम्राज्य का, पाटलिपुत्र। ठीक है, तो वहां पर ही राजा की हत्या करता है। तो जो मध्य भाग होता है पूरे मगध का, उस पर किसका शासन हो जाता है? अब वो शासन हो जाता है पुष्यभूति शुंग के हाथों में। ठीक है, वहीं से शुंग वंश स्टार्ट हो जाता है और मौर्य साम्राज्य का पतन हो जाता है। ठीक है, अब बात करेंगे, ये ब्राह्मण जाति का था और उज्जैन का निवासी है। तो ये तो हम लोग बता ही चुके हैं। नाम होता है पुष्यभूति या पुष्यमित्र शुंग। ठीक है गाइस, पुष्यमित्र शुंग जो होता है वो बृहद्रथ की हत्या कर देता है। बृहद्रथ की हत्या करता है और ये पुष्यमित्र शुंग होता है किसका? बृहद्रथ का सेनापति होता है। ठीक है गाइस, और उसी समय भारत पर यवनों का आक्रमण भी होता है। ठीक है, अब गाइस वो हत्या करता क्यों है? ठीक है, क्या जरूरत ऐसी आन पड़ती है कि जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो बृहद्रथ की ही हत्या कर देता है? गाइस उसी समय यवनों का आक्रमण भी भारत पर होता है। ठीक है गाइस, जो यवन होते हैं वो भारत पर आक्रमण कर रहे होते हैं। तो उसी समय जो यवन है वो सारे के पास के जितने भी राज्य होते हैं उन पे कब्जा करते जा रहे थे। ठीक है, जैसे कि कौन कौन से राज्य हो गए? ये हमारे हो गए जो इस समय पाकिस्तान का है। ठीक है, कंधार हो गया, ठीक है, और तक्षशिला हो गया, पंजाब हो गया, ठीक है, अयोध्या हो गया। तो इन सब पे वो यवन कब्जा करते हुए जा रहे थे। तो पुष्यमित्र शुंग को ऐसा लगता है कि कहीं यवन यहाँ पर भी कब्जा ना कर ले। और जो बृहद्रथ होता है, बृहद्रथ कुछ भी नहीं करता है। ठीक है, बृहद्रथ क्यों कुछ नहीं करता है? क्योंकि गाइस जो बृहद्रथ होता है उससे पहले जब अशोक का शासन होता है मगध पे, तो अशोक होते हैं, जैसा कि मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था कि अशोक कलिंग के युद्ध से ही चेंज हो जाते हैं बिल्कुल, और उनको उपगुप्त ने शिक्षा दी होती है बौद्ध धर्म अपनाने की, या फिर बौद्ध की शिक्षा दीक्षा दी होती है जिससे वो चेंज हो जाते हैं गाइस। तो वही प्रथा ये भी चला रहे होते हैं। ये किसी से भी लड़ते नहीं हैं, इन्हें जितना भी राज मिला होता है वो उसी में खुश होते हैं। ये लड़ाई में विश्वास नहीं रखते हैं। ठीक है, लेकिन पुष्यमित्र को लगता है कि अगर ऐसे ही बैठे रहेंगे तो ये जो हम लोगों का मगध साम्राज्य है ये भी एक दिन यवन के हाथों में ही होगा। ठीक है, तो इसीलिए पुष्यमित्र शुंग जो होते हैं वो बृहद्रथ की हत्या कर देते हैं और उस पे कब्जा कर लेते हैं मगध पे, और फिर यवनों का विरोध करते हैं। ठीक है गाइस, तो ये आपको आई थिंक इतनी कहानी पता चल गई होगी कि क्यों पुष्यमित्र शुंग ने बृहद्रथ की हत्या की होती है। ओके गाइस,
तो बात करेंगे जब हम लोग यहाँ की राजधानी की, तो जो पहले मगध की राजधानी होती है वो होती है पाटलिपुत्र। ठीक है गाइस, पाटलिपुत्र को सबसे पहले चेंज करता है ये पुष्यमित्र शुंग, और कहाँ ले जाता है, विदिशा ले जाता है। ठीक है, विदिशा कहाँ है गाइस, विदिशा एमपी में पड़ता है। ठीक है, एमपी में पड़ता है। ये राजधानी चेंज होती क्यों है, क्यों पुष्यमित्र शुंग जो है राजधानी पाटलिपुत्र से विदिशा ले जाता है। गाइस, जब जो पाटलिपुत्र राजधानी होगी उसके जो लोग होंगे वो तो सबसे ज्यादा साइड किसकी लेंगे, बृहद्रथ की लेंगे। ठीक है, वो कहेंगे क्यों मारा। ठीक है, तो वो विरोधी होंगे ना, वो विरोधी होंगे पुष्यमित्र शुंग के, इसीलिए विरोध ना बढ़े, इसीलिए जो पुष्यमित्र शुंग है वो अपनी राजधानी यहाँ से विदिशा ले जाता है, जो कि पाटलिपुत्र से बहुत दूर है, ये एमपी में पड़ता है। ठीक है, और एमपी में राजधानी ले जाता है। ठीक है, तो राजधानी से पुटअप होते हैं क्वेश्चन की कहाँ पर राजधानी ले जाता है, तो आप याद रखेंगे कि पाटलिपुत्र से विदिशा जाती है। ठीक है, और विदिशा कहाँ है, वो कहाँ पड़ता है, एमपी में पड़ता है गाइस। ओके, उसके बाद जो पुष्यमित्र शुंग होता है वो अपनी जो राजधानी वो अपने आप को कहाँ किस नाम से संबोधित करता है, वो अपने आप को सेनानी के नाम से संबोधित करता है। ठीक है, वो अपने आप को राजा नहीं कहता है, राजा नहीं कहता है, बल्कि वो अपने आप को हमेशा ही एक सेनानी के रूप में ही संबोधित करता है। ठीक है, इसलिए ये अपना, क्योंकि वो कोई राजकाज पहले से ही लेने के उसमें नहीं रहता है। ठीक है, कि मैं राजकाज ले लूंगा या साजिश के थ्रू, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरत पड़ी थी इसलिए उसने बृहद्रथ की हत्या की, और इसीलिए वो आगे चल के बाद में कोई भी नाम या कोई उपाधियां नहीं लेता है, वो अपने आप को सेनानी के नाम से ही संबोधित करता है। ठीक है, उसके बाद ये जानकारी हम लोगों को मिलती कहाँ से है, गाइस ये जितनी भी जानकारी हम लोगों को शुंग वंश के और पुष्यमित्र शुंग इन सब के बारे में मिलती है, वो मिलती है हम लोगों को अयोध्या अभिलेख से। ठीक है गाइस, अयोध्या अभिलेख में इन सब के बारे में जानकारी दी गई है। ठीक है, और ये भी उसमें जानकारी मिलती है अयोध्या अभिलेख में कि जो पुष्यमित्र शुंग होता है उसने अपने पूरे राजकाज में दो यज्ञ करवाए होते हैं, और वो 2 यज्ञ का नाम है अश्वमेध यज्ञ। ठीक है, वो यज्ञ कब कराता है कि जब उसका राजकाज स्टार्ट होता है। ठीक है, तो जब उसने कब्जा कर लिया होता है, मतलब मार के, ठीक है, तब वो यज्ञ कराता है, और जब एक बार उसका राज्य खत्म होने वाला होता है तब वो यज्ञ कराता है। गाइस, आपने अश्वमेध यज्ञ के बारे में तो रामायण में भी सुना होगा कि अश्वमेध यज्ञ होता क्या है। ये अश्वमेध यज्ञ वही है जो भगवान राम ने भी करवाया था। ठीक है गाइस, भगवान राम कैसे करवाते हैं कि एक घोड़ा छोड़ा जाता है, और वो घोड़े को जो कोई भी आगे चल के पकड़ता है उससे या राज्य से युद्ध करना पड़ता है। ओके, तो ये हो जाता है अश्वमेध यज्ञ के बारे में। ठीक है, और यहाँ से ये जो पुष्यमित्र शुंग का जो राज्यकाल स्टार्ट होता है, वहीं से ही हिंदू धर्म को फिर से जो है आगे बढ़ता है, या हिंदू धर्म का पुनरुत्थान होता है। ठीक है, हिंदू धर्म का पुनरुत्थान क्यों होता है गाइस, इससे पहले के जो भी राजा आए थे, ठीक है, जैसे कि हर्यक वंश हो गया, शिशुनाग वंश हो गया, मौर्य वंश खुद भी हो गया, तो इसमें सभी जितने भी राजा थे वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म को मानते। ठीक है, वो आगे चल के या फिर पहले से ही बौद्ध धर्म या जैन धर्म के ही अनुयायी होते हैं। ठीक है, लेकिन ये जो पुष्यमित्र शुंग का आता है, ये जब राज्यकाल आता है या पुष्यमित्र शुंग जो है काम करते हैं, तो उसके बाद ये हिंदू धर्म का पुनरुत्थान फिर से हो जाता है। हिंदू धर्म का पुनरुत्थान इसलिए हो जाता है क्योंकि ये पहले से ही ब्राह्मण होते हैं, और ब्राह्मण है तो ऑफ कोर्स ये हिंदू धर्म का ही प्रचार करेंगे। ठीक है, तो यहाँ से ही पुनरुत्थान होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। उसके बाद जो अश्वमेध यज्ञ होता है, ठीक है, अश्वमेध यज्ञ पुष्यमित्र शुंग कराता है, तो इसमें जो वो होते हैं महर्षि, वो होते हैं महर्षि पतंजलि। ठीक है, महर्षि पतंजलि का नाम आपने सुना होगा,
महर्षि पतंजलि, अभी देख लीजिए कितने प्रोडक्ट्स आते हैं पतंजलि के, ठीक है, बाबा रामदेव, ठीक है, इनका नाम आप सभी जानते होंगे। तो गाइस जो अश्वमेध यज्ञ कराया था उसके जो महर्षि थे उसमें उनका नाम था महर्षि पतंजलि, ठीक है। वो महर्षि जो पतंजलि हैं वो पहले योग गुरु होते हैं, ठीक है। जो पहले योग गुरु होते हैं वो उनका नाम होता है महर्षि पतंजलि। और ये महर्षि पतंजलि जो कि इनके बारे में आप ये भी याद रखिएगा कि जो पाणिनि, ठीक है, पाणिनि एक जो है महर्षि होते हैं, उनकी पाणिनि की बुक होती है अष्टाध्यायी, ठीक है। पाणिनि की बुक होती है अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी एक और जो पाणिनि होते हैं वो किस राज्य में होते हैं, ये महापद्मनंद के राज्य में होते हैं। और पाणिनि की जो बुक अष्टाध्यायी है उसी को महाभाष्य किसने किया था, वो पतंजलि ने किया था। ओके गाइस, ये बहुत इम्पोर्टेंट है और पूछा भी जाता है, ठीक है। तो एक बार आप फिर से देख लीजिए कि जो महर्षि पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि एक पहले योग गुरु होते हैं। और जो पाणिनि होते हैं, पाणिनि की एक बुक होती है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, ठीक है। पाणिनि की बुक अष्टाध्यायी, ये पूछा जाता है क्वेश्चन, अष्टाध्यायी किसने लिखी है। तो गाइस हम लोग जैसे बताते हैं कि पाणिनि ने लिखी है, ठीक है। तो अष्टाध्यायी की जो पाणिनि है उसके महाभाष्य या फिर उसका टीका किसने किया, टीका भी बोलते हैं इसको, तो वो पतंजलि ने किया होता है, ठीक है गाइस। तो क्वेश्चन पूछा जाता है, ऐसे आप याद रखिएगा। और जो पाणिनि होते हैं वो किस समय में होते हैं, ये महापद्मनंद के राज्य में होते हैं। महापद्मनंद वही होता है जो मौर्य काल का सबसे महान शासक होता है, ठीक है, जिसे एक राज की भी उपाधि मिली है, ठीक है। तो ये आप याद रखेंगे, थोड़ा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद बात करेंगे जो अशोक ने 84,000 स्तूपों का निर्माण किया था, ठीक है, वो पुष्यमित्र शुंग ने सब तोड़वा दिया, सब नष्ट करवा देता है। सब नष्ट करवाने के बाद उसको थोड़ा थोड़ा ज्ञान होता है, थोड़ा वो समझता है बातों को, फिर वो 2 स्तूप बनवाता है, ठीक है। वो 2 जैसे स्तूप, सांची का स्तूप हो गया, ठीक है। सांची का स्तूप पहले तो वो नष्ट करवा देता है लेकिन फिर बाद में उसके मेंटेनेंस भी करवाता है, ठीक है। तो सांची का स्तूप उसको सही करवाता है। और पुष्यमित्र शुंग भारदूत का भी जो स्तंभ लेख है वो या स्तूप है उसकी रचना करवाता है, ठीक है। जो भारदूत का स्तंभ लेख है वो कहाँ है गाइस, वो सतना में है और सतना पड़ता है एमपी में, ठीक है। ऐसे ही जो सांची का स्तूप है वो एमपी में है और ये रायसेन जिले में, ठीक है, एमपी के रायसेन जिले में पड़ता है सांची का स्तूप। सांची के स्तूप की बात करेंगे तो गाइस तो ये 3 पार्ट्स में डिवाइड होता है। वो 3 पार्ट्स कौन कौन से हैं, जैसे कि एक होता है महास्तूप, ठीक है। महास्तूप जो होता है वो भगवान बुद्ध के धातुओं उसमें रखी जाती हैं, ठीक है, इस स्तूप में। अशोक है और जो दूसरा स्तूप होता है वो थोड़े छोटे होते हैं, ठीक है। और ये स्तूप होते हैं जिसमें अशोककालीन धर्म प्रचारकों का सामान होता है धातुओं से संबंधित। और एक होता है जिसमें बौद्ध के प्रमुख शिष्य के धातु स्तूप रखे जाते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आपके जनरल नॉलेज के लिए है, ये सब जो है यूपीएससी के एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है गाइस। तो ये थोड़ा सा आप अपने माइंड में रखेंगे और ये जरूर याद रखिएगा कि भारदूत का जो स्तंभ लेख है वो पुष्यमित्र शुंग ने बनवाया होता है। और जो सांची का स्तूप है उसकी रिपेयरिंग या मेंटेनेंस करवाता है पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। पुष्यमित्र शुंग ने टोटल 36 वर्षों तक राज्य किया हुआ है। ओके गाइस, अब बात करेंगे भारत पर यवनों का आक्रमण की, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है और इससे भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ठीक है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। देखिए जो यवन होते हैं ये यवन 2 होते हैं, ठीक है। वो एक होते हैं डेमेट्रियंस और एक होते हैं यूकेट्राइड्स वंश, ठीक है गाइस। एक होते हैं डेमेट्रियस और होते हैं यूकेट्राइड्स वंश, ठीक है। तो जो डेमेट्रियंस वंश होते हैं वो उसका जो सबसे प्रतापी शासक होता है उसका नाम होता है मिडांडर, ठीक है गाइस। मिडांडर नाम होता है जो डेमेट्रियंस वंश का सबसे प्रतापी शासक होता है। ओके, अब जो मिडांडर है इसके बारे में और एक
बुक है, ठीक है। आपसे जो ज़्यादा सबसे इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है कि आपने मिलिंद पन्हो का नाम सुना होगा। जो मिलिंद पन्हो, पूछा जाता है कि मिलिंद पन्हो नामक बुक किसने लिखी है, तो आप बताते हैं नागसेन ने। तो देखिए गाइस, जो मिलिंद हैं वो मिडांडर को ही बोला जाता है। ओके गाइस, मिलिंद मिडांडर को ही बोला जाता है। देखिए मिलिंद होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया कि भारत पर यवनों का भी आक्रमण हो रहा होता है। उस समय काफ़ी राज्यों में, काफ़ी जिलों में जो है यवन पहुंच चुके होते हैं। ये भी जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, चित्तौड़, मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र तक पहुंचने में यवन सफल होते हैं, ठीक है गाइस। तो देखिए जब वो इतने में सफल होगा तो वहीं पर ही एक बार मिलिंद, ठीक है, मिडांडर, जिसे हम लोग मिडांडर भी बोलते हैं, मिडांडर जो है एक दिन नागसेन से मिलता है, ठीक है। उसके राज्य में नागसेन आता है, तो इन लोगों के बीच में वाद विवाद होता है। वाद विवाद होता है तो जो नागसेन होता है ये एक बौद्ध भिक्षु होता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन करता है मिडांडर, और नागसेन उसका आंसर देता है, जिससे जो मिडांडर होता है वो बहुत प्रसन्न होता है, ठीक है। तो और ये भी फिर बौद्ध धर्म को अपनाता है, ऐसा सुनने में आया है। तो मिडांडर जो है और नागसेन, इन दोनों के बीच का जो संवाद है वही मिलिंद पन्हो में लिखा गया है, ठीक है गाइस। तो मिलिंद पन्हो, ये मिलिंद है वो मिडांडर के नाम से ही जाना जाता है, ठीक है गाइस। तो मिडांडर या मिलिंद पन्हो ये कौन है? ये मिडांडर ही है जो डेमेट्रियस वंश का शासक है, ठीक है। और आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा कि मिलिंद पन्हो किसने लिखी है, तो आप बताएंगे नागसेन ने। नागसेन जो कि एक बौद्ध भिक्षु है, ठीक है। तो ये आपने देख लिया। उसके बाद इंडो बैक्ट्रियन शासक में भारत आक्रमण किया था, ठीक है। तो ऐसा कि हमने बताया आपको कि भारत पर जो है यवनों का आक्रमण हो रहा था, उसी समय पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग वंश का, जैसा कि मैंने बताया कि भारत पर यवनों का आक्रमण हो रहा था, उसी समय पुष्यमित्र शुंग या फिर शुंग वंश का ही शासक था, तभी भारत पर यवनों का आक्रमण हुआ था। और कहाँ तक यवन पहुंच गए थे? तो चित्तौड़, मथुरा, अयोध्या, पाटलिपुत्र तक पहुंच गए थे। फिर पुष्यमित्र शुंग और मिडांडर में युद्ध होता है, जिसमें पुष्यमित्र जो होता है वो जीत जाता है और मिडांडर हार जाता है, ठीक है गाइस। तो पुष्यमित्र शुंग की पराजय नहीं होती है और मिडांडर की पराजय होती है, ठीक है। तो ये तो इनके बारे में हो गया, ये डेमेट्रियस वंश के बारे में। अब जो यूकेट्राइड्स वंश है उसके बारे में थोड़ा जान लीजिए गाइस। तो देखिए यूकेट्राइड्स वंश है जो, वो उसका जो शासक होता है, उसका जो सबसे प्रतापी शासक होता है, उसका नाम होता है एंटियालकस, ठीक है गाइस। एंटियालकस नाम होता है जो यूकेट्राइड वंश का सबसे महान शासक होता है। जब वो देखता है कि यहाँ पर यवनों ने जब आक्रमण किया था भारत पे, ठीक है, तो वो जो यवनों ने आक्रमण किया तो मिडांडर को हम हरा दिया था। तो फिर वो क्या करता है, क्या सोचता है कि भारत पर आक्रमण करना सही नहीं है, इनसे मित्रता बनाकर ही रखेंगे अगर, तो ही हम आगे बढ़ पाएंगे, ठीक है गाइस। तो वो अपने दूध को, ठीक है, तो वो अपने दूध को, जिसका नाम होता है हेलियोडोरस, ठीक है, जिसका नाम क्या होता है हेलियोडोरस, उसको विदिशा भेजता है, ठीक है। और विदिशा भेजने के साथ ही साथ वो वहाँ पर गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, ठीक है। कुछ जगह कहा जाता है कि गरुड़ स्तंभ भी भेजता है, तो स्थापना करता है या भेजता है ये क्लियर नहीं है, लेकिन गरुड़ स्तंभ का बारे में भी जिक्र मिलता है कि हेलियोडोरस जो है, हेलियोडोरस गरुड़ स्तंभ भेजता है। और जब गरुड़ स्तंभ ये भेजता है तो उस समय जो शुंग वंश का शासक होता है वो होता है भागभद्र, ठीक है गाइस। भागभद्र का शासक चल रहा होता है, ये बहुत बात की बात है, ठीक है। ये नवा राजा होता है भागभद्र। भागभद्र के समय में ही जो यूकेट्राइड्स वंश होता है उसका जो शासक है एंटियालकस, ये अपना एक दूध भेजता है और ये गरुड़ स्तंभ भेजता है। तो जो भागभद्र होता है वो बहुत ही प्रसन्न होता है। तो ये भी पूछा जाता है कि गरुड़ स्तंभ किसने भेजा, तो आप याद रखेंगे कि ये भेजा था भागभद्र के राज्य में, ठीक है। और किसने भेजा था? ये भेजा था एंटियालकस ने।
ओके गाइस, अब पुष्यमित्र शुंग के बारे में देख लीजिए कि पुष्यमित्र शुंग के बाद देखिए अग्निमित्र शासक बनता है, वासुमित्र शासक बनता है, ठीक है। और जो लास्ट राजा होता है उसका नाम होता है देवभूति, ठीक है गाइस। देवभूति नाम होता है जो आखिरी शासक होता है, ठीक है। और जो आखिरी शासक होता है देवभूति, इसी की हत्या इसके मंत्री, ठीक है, जिसका नाम होता है वासुदेव, ठीक है, वासुदेव ने हत्या की होती है। किसकी हत्या की होती है? वो देवभूति की होती है। ओके गाइस, अब यहाँ पर जो वासुदेव ने हत्या की है, तो वासुदेव के बाद ही अब किसका राज्य होगा? अब राज होगा कांडव वंश की, ठीक है। कंड वंश की स्थापना हो जाती है और वासुदेव ने हत्या की होती है। तो कंड वंश के बारे में हम लोगों का नेक्स्ट टॉपिक होगा, ठीक है, तो वहां पर पढ़ेंगे। अब बात थोड़े से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जैसे कि मनुस्मृति। गाइस, जो सबसे पुरानी स्मृति है उसका नाम है मनुस्मृति, ठीक है। क्वेश्चन पुट अप होता है कि सबसे पुरानी स्मृति कौन सी है, तो आप बताएंगे कि जो मनुस्मृति है वो सबसे पुरानी स्मृति है, ठीक है। तो मनुस्मृति की जो रचना हुई थी वो शुंग काल में ही हुई थी, ठीक है गाइस। तो ये भी आप बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अजंता का नवा चैत्य मंदिर जो है वो भी शुंग वंश में ही लगा था, और नासिक व काल्य का चैत्य मंदिर जो बना है वो भी जो है शुंग काल में ही हुआ था। उसके बाद जो 36 साल तक शासन हुआ था वो किया था पुष्यमित्र शुंग ने, ठीक है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट्स हो गया, ये हो जाएगा सारा मौर्योत्तर काल के ऊपर गाइस। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा। अगर आप चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो गाइस प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन ऑन करिएगा, और प्लीज़ गाइस अपने फ्रेंड्स को भी शेयर करा करिए, जिससे जो हमारा चैनल है वो थोड़ा बहुत प्रोग्रेस भी हो जाए, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।